अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं आलूदा होती हवाओं और उनके असरात की। तो जनाब, पंजाब के दारुल-हुकूमत लाहौर और दीगर अजला में फ़ज़ाई आलूदगी पंजाब हुकूमत की कोशिशों के बावजूद अबतर से अबतर ही होती जा रही है। सुबह के वक्त लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 824 था, जो 10 बजे तक तकरीबन 710 रिकॉर्ड किया गया। इस कमी के बावजूद सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर मौजूद है और फ़ज़ाई आलूदगी के बायस न सिर्फ शहरियों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, लोगों को आंखों में जलन हो रही है, इन्फेक्शन के साथ सांस लेने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी बिल्कुल, और नाक के अमराज, कान गले की खराबी के साथ फ़ज़ाई आलूदगी से जल्द के अमराज भी पैदा हो रहे हैं और अमराज क़ल्ब, फेफड़ों के कैंसर और फॉलिज जैसे संगीन अमराज जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। स्मोकी बदतरीन सूरत हाल की वजह से पंजाब हुकूमत ने आज से लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीज़न के 18 अजला में 12वीं जमात तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद कर दिए हैं। और स्मोक बनने की बड़ी वजह जो है पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों से गैसेस का अखराज है। सनती प्लांट्स और फसलें जलाने समेत इंसानी सरगर्मियों से पैदा होने वाली हरारत भी है और इस पर हुकूमत इकदाम तो करी है, लेकिन अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा रहा। और इमरान, में एक रिसर्च के मुताबिक पढ़ रही थी कि दीगर ममालिक में ना इस पर करने के लिए, स्मोक को कंट्रोल करने की बहुत सारी जो है हिकमत अमली अपनाई जाती है और अमराज में इजाफा हो रहा है। इसी पर एक रिपोर्ट भी तैयार की है हमने, वो भी देख लेते हैं। धुएं और धुंध का गठजोड़, दुनिया भर का आलूदा तरीन शहर ठहरा लाहौर और लाहौर गुलबर्ग में सैयद मुरातिब अली शाह रोड पर सबसे ज्यादा फिजाई आलूदगी का जोर। DHA फेज 8 का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इंसानी सेहत के हवाले से खतरनाक तरीन हद उबूर करके 1064 तक पहुँच गया। लाहौर की फिजा को आलूदगी ने और शहरियों को बीमारियों ने जकड़ लिया। गले की खराश, आंखों में चुभन और नाक की बीमारियों में इजाफा हो गया। अक्टूबर में नाक और गले के इन्फेक्शन केसेस 4.99 के मुकाबले में 5.30% तक बढ़ गए। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता माह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 19 लाख से जायद मरीजों ने नाक और गले के इन्फेक्शन के बायस अस्पतालों का रुख किया, जिनमें से 29,000 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से था। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और पुलिस ने ज़ाब्ता-ए-इख़लाक़ पर अमल न करने पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 19 मुक़दमात दर्ज किए, जबकि 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 382 अफराद को 7,55,000 रुपए के जुर्माने और 28 अफराद को वार्निंग जारी की गई। जी तो नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने देखी, मुलाहिज़ा की और कितना इस पर रोकथाम के लिए ममालिक जो हैं काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर भी जो रेन इमरजेंसी जी नाफिज कर दी जाएगी और ये होगा वो होगा और मसनूई बारिश की जाएगी, उससे हम स्मोक को कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा अभी तक हमने कोई हिकमत अमली इमरान नजर आते नहीं देखे। एक्चुअली ये 1 या 2 दिन का गेम नहीं है। ये हुकूमत पंजाब ने जो इसमें पूरा एक टाइमलाइन इसकी दी है वो तकरीबन 10 साल की है। तो साल 2022 में इसके खिलाफ जो है कैंपेन जो है वो शुरू हुई थी। गवर्नमेंट ने काफ़ी इकदाम भी किए थे और जो हमारा महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात है वो इस पर काफ़ी काम भी कर रहा है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। 2032 तक का गवर्नमेंट ने टाइम दिया है कि इसमें हम ये तमाम मैयर्स जो हैं वो ले लेंगे और उसके लिए सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है इस स्मोक का वो है आपकी ट्रैफिक पोल्यूशन। वो 80-90% तक जो कंट्रीब्यूट कर रही है इस पोल्यूशन में वो है हमारी ट्रैफिक पोल्यूशन, धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ हैं और ख़ास तौर पर जिन जगहों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, खड़ी गाड़ियों का धुआं जो है वो इसका सबब बनता है। फिर इसके साथ साथ सनतों का जो वेस्ट है, सनतों की जो चिमनियाँ हैं वो भी हमने देखी। फिर साथ ही साथ जो भट्टे हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं उनको ज़िग-ज़ैग पर कन्वर्ट करना है, ये हुकूमत इस हवाले से काम भी कर रही है और जुर्माने भी कर रही हैं। इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है तिबी माहिर है डॉक्टर काशिफ। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जो सूरत हाल दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, लाहौर की देख लें और दीगर शहरों की सूरत हाल भी हमारे सामने है। इस वक्त अस्पतालों में क्या सिचुएशन है और आप क्या समझने कौन कौन से अमराज इससे फैल रहे हैं और कितनी तबाहकुन सूरत हाल आने वाले दिनों में हमें देखनी पड़ सकती है? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच बुरहान भाई, आपने एक अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलवाई है। देखेंगे इस वक्त जो है स्मोक की वजह से जो अस्पतालों के अंदर जो दमा के जो पेशेंट्स हैं वो ज्यादा खराब हालत के अंदर जो है वो अस्पतालों में इमरजेंसी में आ रहे हैं। इसके अलावा जो COPD के जो पेशेंट्स हैं, जो हमारे पुराने क्रोनिक स्मोकर हैं, हमारे बुजुर्ग हजरात, उनकी भी जो है वो काफी ज्यादा बुरी हालत के अंदर वो यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं इमरजेंसी के अंदर, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो आंखों के अमराज उसमें भी काफी हद तक इजाफा हुआ है।
इससे बचना चाहिए। मैं ये घूमते वक्त को ये हम बार बार कह चुके हैं कि देखिए हुकूमत की काफी ज्यादा काविशें हैं जो इस वक्त भी इन्होंने जो कोशिशें कर रहे हैं। महकमा तालीम जो है वजीर तालीम ने दी और वजीर आला पंजाब ने इस पर काफी मीटिंग्स की हैं, काफी काबिल तहसीन काविशें हैं, लेकिन और ज्यादा मजीद काविशों की जरूरत है। इसमें में चाहिए कि ये जो बिल्कुल जैसे कि अभी आपने फरमाया कि ये जो भट्टों को कंट्रोल किया जा रहा है, धुआं कंट्रोल किया जा रहा है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा है, और हमें चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग दें ताकि इतनी सारी गाड़ियां जो धुआं छोड़ती हुई जो स्मोक में इजाफा कर रही है उसका काफी तदारुक किया जाए। इसके साथ साथ मैं अवाम नास को भी ये कहूंगा कि काफी अपने आप को बचाएं, इंडोर एक्टिविटीज को बढ़ाएं, आउटडोर एक्टिविटीज बिला जरूरत जो है वो बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलना ही पड़ता है तो मास्क का इस्तेमाल करें और जो है वो चश्मा लगा के रखें कि ये आंखें जो है वो उससे महफूज रहें। और जो इसके साथ साथ जो है अवाम को मैं ये भी कहूंगा कि पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें और घर से बाहर बिला जरूरत ना निकले। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी शख्स को ये स्मोक की वजह से ये जो अमराज हैं ये लाहक हो जाते हैं, इनिशियली तौर पर क्या एहतियाती तदाबीर होती हैं, घर में इसका क्या इलाज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, पानी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए, पानी का इस्तेमाल ज्यादा है। इसके साथ साथ जो है हमारे जो ऑलरेडी जो डायग्नोज केसेस हैं दमा के या जो सांस की जो दूसरी बीमारियां हैं उसमें मुब्तला जो हज़रात हैं वो अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। जो बुजुर्ग हज़रात को अपना ज्यादा ख्याल रखें कि अपनी जो है वो अपने डॉक्टर से रजू करें। अगर किसी भी किस्म की अलामात उन्हें ज्यादा शदीद होती है तो उससे रजू करें। घर में तो वो अपना पानी जो है वो ज्यादा पिए और जो है वो तवानाई वाली खुराक जो है वो ज्यादा खाए, प्रोटीन फूड का इंटेक बढ़ा दें, सैलेड ज्यादा बढ़ाएं, तो ये जो है वो अवाम नाश कर सकती है अपने। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं देख रहा था कि अमेरिका की एक स्टेट है न्यू जर्सी, वहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो है सिर्फ 50, और यूके के एक शहर में देख रहा था वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स है सिर्फ 40। अगर आज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब लाहौर की बात कर ली जाए तो यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सुबह के वक्त था 824 और उसके बाद 10 बजे 710 हो गया। सर इतना बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है कि उसकी तबाही कितनी हो सकती है, इसको कितना हम सीरियस लें अब? जी सर बिल्कुल, देखिए हमारे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा। देखिए मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि इतनी ज्यादा गाड़ियां जब स्कूलों की छुट्टी हुई है इससे काफी फर्क पड़ेगा, और वैसे भी जो है वो हुकूमत की काफी अच्छी जो काविशें हैं इससे फर्क जरूर पड़ेगा। बच्चों को कंट्रोल किया जा रहा है, ये आग जो जला देते हैं किसान इनको रोका जा रहा है, इनको जुर्माने किए जा रहे हैं, इनको FIR की जा रही है। लेकिन हमें इस पर बिल्कुल एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान में, खासतौर लाहौर के अंदर, कि इतने ज्यादा ये जो आप बता रहे हैं कि जो इंडिकेटर्स हैं इतने वर्ष हो रहे हैं और इतनी आलूदा हो रही है और इसमें हमें एहतियात करने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ साहब वक्त देने के लिए, और इस पर आवाम को भी चाहिए एहतियात करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और पानी का जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा ज़्यादा इस्तेमाल करें। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में हाजिर होंगे और बात करेंगे दो बड़े शहरों में क्राइम के हवाले से। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जुड़वा शहरों की बात कर लेते हैं जी। वहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डकैती, चोरी, इसके अलावा नकद जनी की वारदातों में शहरी लाखों रुपए की नकदी, जेवरात और गाड़ियों से महरूम हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ चोर शहरियों से 31 मोटरसाइकिलें, 32 मोबाइल फ़ोन्स और 2 गाड़ियाँ ले उड़े हैं। जुड़वा शहरों में चोर 27 घरों के ताले तोड़कर नकदी और जेवरात के अलावा दीगर घरेलू सामान भी चोरी करके ले गए। जी बिल्कुल, और इसके अलावा मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें थाना गोलड़ा, कुराल, कलर सईदा, टेक्सला, पीर वधाई और वेस्टेज, जबकि मोबाइल फ़ोन और नकदी छीनने की वारदातें थाना कोहिसार और थाना सब्जी मंडी के इलाकों में हुई हैं। थाना हमक के इलाके में डाकुओं ने शहरी को 10 लाख रुपए से महरूम कर दिया। थाना कैंट की अगर बात करें तो इलाके में शेख राशिद की 5 लाख की जो हैं वो बेड़ियाँ, थाना रिवायत के इलाके में मोहम्मद अशरफ की 3 लाख की भैंसें और थाना सादिकाबाद के इलाके में तैयब का जनरेटर चोरी हो गया। और इतनी तादाद में जो है वारदातों में इजाफा हो चुका है और पुलिस जो है वो पता नहीं कहाँ है, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है और इतनी वारदातें हो रही हैं। इन वारदातों पर कोई ना कोई एक्शन लेना ज़रूरी है, और ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मेहमान भी आते हैं, अहम तकरीबात भी होती हैं, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो भी यहाँ पर हो रहे होते हैं। इस्लामाबाद के भी कुछ डिटेल्स हैं जो अपने नाज़रीन से हम शेयर कर लेते हैं जी। इस्लामाबाद में इसके पहले 8 माह के दौरान 117 अफराद को कत्ल कर दिया गया। राजधानी चोरी और डकैती के 3000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि 12 शहरी डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक हो गए। ख़वातीन और बच्चियों के साथ जना बिल जबर के 38 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इन जुड़वा शहरों में अमन व अमान की क्या सूरत हाल रही, ये रिपोर्ट देखिए।
वफाकी दारुल हुकूमत में मुजरमों का राज। एक माह के दौरान पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद कत्ल, डकैती और स्ट्रीट क्राइम के 240 से जायद वाकयात, चोर करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां और मोटरसाइकिल भी ले उड़े, पैदर पे बैंक लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तारी के बाद मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। आदादो शुमार के मुताबिक माह अक्टूबर के दौरान शहरियों को 27 कीमती गाड़ियों और 250 से जायद मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिया गया। आप पुलिस वाले की तनख्वाह बढ़ाएं, पुलिस वालों को मराद दें, पुलिस वालों को हर चीज़ प्रोवाइड करें, उस चीज़ से डकैतियाँ रुकेंगी। जब पुलिस वाले के पास वसाइल ही नहीं होंगे, ना गाड़ी होगी, ना उसमें पेट्रोल होगा, तो वो कहाँ से? बैल छीन के ले गए हैं, कुछ पैसे नकद लेके गए हैं, लेकिन उनका पता नहीं लग सका। माहिरीन का कहना है कि थाने काबिल और दयानतदार SHO के हवाले किए बगैर जराइम को रोकना मुमकिन नहीं। पुलिस का जब बहुत ज़्यादा तवज्जो जो है ना लॉ एंड ऑर्डर पे होती है, तो ये बात उनको एक थोड़ा सा एक मार्जिन देना चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर में इतने यानी पुलिस जो है वो धंस चुकी है, तो वो उस पे जो क्राइम कंट्रोल है उस पे तवज्जो ज़ाहिर है कम हो जाती है। दूसरी जानिब नशियात फरोशी के खिलाफ जारी मुहिम के भी ताहाल खातर खा नताइज ना सामने आ सके। तो जनाब, ये जुड़वा शहरों की सूरत हाल तो आपने देख ली, कोई इतनी अच्छी सूरत हाल तो हमें नज़र नहीं आई। इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान से। कामरान, ये सूरत हाल आपने भी देख लिया और बड़ी हैरानकुन और तशवीशनाक ये सूरत हाल है। अब क्या अब आवाम अपनी हिफाजत खुद करें या पुलिस की फिर क्या जिम्मेदारी रह गई है जब एक ही दिन में 2 गाड़ियाँ, 31 मोटरसाइकिलें, 32 मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाए वहाँ से? जी बिल्कुल, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और महम ने तो सिर्फ एक दिन का बताया कि सिर्फ एक दिन में ये बन रही है, इतनी बड़ी तादाद में ये रिपोर्ट हो रहे हैं वाक़यात जराइम से मुतालिक, और आपने एक पूरा क्वार्टर का नक्शा जो है वो दिया है। अभी जो आपने पैकेज रिपोर्ट देखी है इसमें पूरे 6 माह का रिकॉर्ड जो है वो पेश किया गया है। जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग इस वक्त बात है वो यही है कि ये जराइम की जो शरह है इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, यानी इसको कमी तो इसमें दूर की बात, इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और इस्लामाबाद जो कि कैपिटल सिटी है, जो कि जिसे हम कहते हैं कि दुनिया के खूबसूरत दारुल खिलाफों में से एक दारुल खिलाफा है, इसको क्राइम फ्री सिटी बनाने की बातें हो रही थी, तो क्राइम फ्री सिटी बनाना तो शायद ये किसी अब दीवाने का ख्वाब लगता है, क्योंकि जितनी तेज़ी से स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक और अलार्मिंग है। और इस लिहाज से इसको कंपेयर किया जा रहा है कराची के जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं उनके साथ, कि वहाँ पर जो जितने जराइम की तादाद है उससे कंपैरिजन नहीं हो सकता। कराची की आबादी में और यहाँ की आबादी में, इस्लामाबाद की आबादी में फ़र्क है, लेकिन जो जराइम बढ़ने की शरह है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि वो कराची से भी ज़्यादा हो रही है इस्लामाबाद में। यानी जराइम बढ़ने की जो शरह है पिछले क्वार्टर्स और पिछले साल और 6 माह का अगर आप रिकॉर्ड देखें और इसको कंपेयर करें तो स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से इसने जराइम बढ़ने की शरह जो है वो इस्लामाबाद में कराची से भी ज्यादा हो गई है। तो ये बहुत अलार्मिंग बात है। एक ऐसा शहर जो कि कैपिटल सिटी है, जैसे कि आपने बताया कि इजाफा तो हो रहा है, ये रिपोर्ट भी होते हैं, इन पे मुकदमे दर्ज होते हैं, और अगर रिपोर्ट होते हैं तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? पुलिस का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? क्यों ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है पुलिस? देखिए, चीज़ें बिल्कुल रिपोर्ट भी होती हैं और उसके ऊपर जो है ना यहाँ पर, लेकिन वही एक रवायती पुलिस का जो रवैया है जो कि दीगर शहरों में और दीगर सूबों में हमें देखने को मिलता है, वही यहाँ पर इस्लामाबाद में भी है। ये इस्लामाबाद की पुलिस जो है, इसको आप कोई आइडियल पुलिस जो है वो भी नहीं कह सकते, इसलिए कि जो आपकी जो कारकर्दगी है वो जराइम के जो रिपोर्टेड केसेस हैं उससे वो यहाँ होती है कि हमारी क्या कारकर्दगी है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम ये है कि हमारी जो ज़्यादातर पुलिस है वो VIP ड्यूटीज़ पर मामूर है, VIP लोगों की सिक्योरिटी पर मामूर है। इस्लामाबाद में वैसे ही VIP मूवमेंट जो है वो ज़्यादा होती है, तो फिर अहम इदारे हैं यहाँ पर जहाँ पर के पुलिस वालों की जो है बाकायदा ड्यूटियाँ जो हैं वो 24/7 वहाँ पर लगी होती हैं। फिर धरने जुलूस सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद में हो रहे होते हैं, फिर VIP मूवमेंट हो रही होती है, और फिर एक यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के अंदर ही एक डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है वो बनाया गया है, जो कि पूरा जो हमारे जाहिर है कि पूरी दुनिया के यहाँ पर सिफारतकार जो हैं वो यहाँ पर लेकिन कामरान साहब, बात ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि VIP ड्यूटी पर होते हैं, वो ड्यूटी वो अच्छी कर रहे हैं,
مہمان آتے ہیں ان کی سیکیورٹی وہ اچھی کر رہے ہیں, احتجاج ہوتے ہیں ان کو وہ اچھا روک رہے ہیں, لیکن جو کام نہیں کر رہے, ڈکیتی نہیں روک رہے, چوری نہیں روک رہے, قتل نہیں روک رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اسلام آباد پولیس کی تو بڑی تعریفیں سنی ہوئی ہیں لیکن صورتحال اس کے برعکس ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ میں یہی اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صورتحال بالکل اس کو, یعنی کہ نوبت یہ آ گئی ہے, ہم اس کو کراچی کے اسٹریٹ کرائم سے کمپیئر کر رہے ہیں اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے, رزلٹ یہ سامنے آ رہا ہے کہ ہم جو شرح ہے جرائم بڑھنے کی وہ کراچی سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر قتل و غارت گری کے مقدمات جو ہیں وہ ابھی ہم نے اعداد و شمار دیے ہے کہ یہ گزشتہ 3 ماہ کے اندر جو لاسٹ کوارٹر تھا اس کے اندر کتنی زیادہ تعداد میں یہ قتل و غارت گری اور رازنی اور ڈکیتی کے مقدمات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر کسٹوڈیل ڈیتھس کے واقعات جو ہیں وہ بھی ہوئے ہیں, یعنی پولیس کی کسٹڈی کے اندر, جیلوں کے اندر, پولیس کی حراست کے اندر جو ہے وہ بھی واقعات ہوئے ہیں جو کہ پولیس کی جو ہے وہ اس کی کارکردگی پر ایک کالا دھبا ہیں. پھر انکاؤنٹر کے واقعات ہوئے ہیں. ابھی گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ 4 بینکوں کی ڈکیتی کا جو ملزم پکڑا گیا تھا وہ 3 پولیس والے اس کو لے کر جا رہے تھے اور ایک موٹر سائیکل والا آیا اور وہ اس کو مار کر چلا گیا اور اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ تو جو ہے وہ انکاؤنٹر ہوا ہے, وہ اس نے فائرنگ کی اور اس کی فائرنگ کے نتیجے میں یہ مر گیا. تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ دال میں کالا ہے اور یہ اس بات کی پولیس کی کارکردگی جو ہے اس کے اوپر یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیسے آپ کے ہو گیا. اور پھر یہ دیکھیں یہاں پر اسلام آباد میں ایک اسی چیز کو روکنے کے لیے ایک سیف سٹی پروجیکٹ لگایا گیا تھا. سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت جتنے یہاں اسلام آباد کے اہم پوائنٹس ہیں, انٹری پوائنٹس, ایگزٹ پوائنٹس اور جتنے بھی اہم یعنی کہ چوراہے ہیں, آپ نے کہا دال میں کچھ کالا ہے, امید کرتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور پولیس حرکت میں آئے گی اور کنٹرول کی جائے گی. جرائم کی جو اضافہ ہو رہا ہے اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہم دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور ہماری دعا بھی ہے کہ امن ہو اسلام آباد ہر شہر میں جہاں پر اتنی وارداتیں بڑھ رہی ہیں. پولیس ایکشن لے. ایک اور شہر ہے جی کراچی میں بھی دندناتے ڈاکوؤں نے ڈکیتی کے دوران ایک اور شہری کی جان لے لی ہے. واقعہ ڈیفنس فیز 5 توحید کمرشل ایریا میں پیش آیا ہے جہاں 48 سال کا محمد سعید نجی بینک سے 5 لاکھ روپے لے کر نکلا اور راستے میں پان کی دکان پر رکا. اسی دوران موٹر سائیکل پر سوار 2 مسلح ڈاکوؤں نے رقم چھیننے کی کوشش کی. محمد سعید کی طرف سے مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی جس سے محمد سعید جو ہے وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا. عمران. اور دوسری طرف گلشن اقبال کراچی میں کار سوار شہری کو لوٹ کر فرار ہونے والے 2 ڈاکوؤں کا پولیس نے تعاقب کیا تو پولیس اور موٹر سائیکل سوار ڈکیتوں سے فائرنگ کا تبادلہ ہو گیا جس میں ایک ڈاکو موقع پر ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا. ہلاک ڈاکو کی شناخت یوسف ولد عارف اور زخمی ڈکیت کی شناخت عبد المجید کے نام سے ہوئی ہے. کراچی میں رواں سال جنوری سے اب تک ڈکیتی مزاحمت پر 105 افراد قتل ہو چکے ہوئے ہیں. کراچی میں بھی صورتحال اسلام آباد سے کچھ زیادہ مختلف ہمیں نظر نہیں آ رہی اور کراچی کا تو ایک پورا ٹریک ریکارڈ بھی ہے کہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال کیا ہوتی ہے. اور ہمیشہ سے بات کی جاتی کراچی میں امن ہوگا اور وہ پتہ نہیں کب ہوگا. لیکن اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف سندھ شعیب برنی صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شعیب برنی صاحب, عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں امن کی باتیں ہوتی ہیں لیکن وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں. آئے روز کوئی نئی سٹوری سننے کو ملتی ہے, کوئی نیا واقعہ سننے کو ملتا ہے. آخر پھر کراچی میں امن ہوگا کب؟ دیکھیں کراچی میں اسٹریٹ کرائم اور ڈاکو جو ہیں اس کے ساتھ بالکل ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس پہ متعدد پروگرام کر چکے ہیں لیکن یہ مسئلہ رکنے کا نام نہیں لیتا. کراچی میں روزانہ کی بنیاد پہ شہریوں کو ڈاکو روڈوں پہ لوٹتے ہیں. جس طرح بھی آپ نے خبر چلائی کہ ڈیفنس میں بینک سے نکلنے والے شہری کو لوٹا گیا, گلشن اقبال میں اس طرح سے واقعات ہوئے, تو کراچی شہر میں بے انتہا اس قسم کے واقعات ہیں. یومیہ 60-70 واقعات تو معمول کے مطابق کراچی میں ہوتے ہیں جس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ہیں, پولیس اور دیگر ادارے, وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح ملزمان کو پکڑ سکیں لیکن ملزمان ان کی پہنچ سے باہر ہیں. اچھا, کراچی میں جو وارداتیں ہوتی ہیں اس میں مختلف ٹرینڈز ہیں. کراچی میں بلوچستان سے بھی کرمنلز کے گروپ آتے ہیں, بیرون ملک سے افغانستان کی سائڈ سے بھی کرمنلز آتے ہیں. کراچی کے مقامی بائک سنیچرز, موٹر سائیکل لفٹرز بھی ہیں. اس کے علاوہ جو کراچی کے اندر جو ٹرینڈ دیکھنے میں آتا ہے وہ اندرون سندھ سے بھی ڈکیت آتے ہیں. تو کراچی شہر میں لوٹ مار کی وارداتیں کم نہیں ہوتی اور یہ بات ہر وزیر داخلہ, ہر آئی جی سندھ اور کراچی کے وزراء اور سندھ حکومت کہتی ہے کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم روکنا ایک بڑا چیلنج ہے جس کو وہ روکنے میں ناکام ہے. کراچی میں روزانہ کی بنیاد پہ شہری قتل ہوتے ہیں, ڈاکوؤں کے ہاتھوں گولیاں لگنے سے زخمی ہوتے ہیں اور ابھی تک ان کو قابو نہیں کیا جا پا رہا.
تو کراچی شہر میں اس وقت امن و امان جو ہے، تو شعیب جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیٹیلز آپ نے شیئر کی کہ فلاں بلوچستان سے لوگ موجود ہیں، کے پی سے موجود ہیں، افغانستان کے کچھ لوگ موجود ہیں، تو اگر یہ سب کچھ کراچی پولیس کو یا سندھ پولیس کو پتہ ہے تو اس پہ کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اتنی بے بس کیوں ہے سندھ کی پولیس؟ دیکھیں یہ تمام چیزیں تو میں وہ بتا رہا ہوں نا جو رپورٹڈ اعداد و شمار ہیں. جب پریس کانفرنس ہوتی ہے تو جو پولیس کے افسران ہیں جن میں ایس ایس پی رینک کے یا ڈی آئی جی یا آئی جی، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو فلاں ڈکیت پکڑا گیا ہے یہ افغانی ڈکیت تھا، یہ جو فلاں ڈکیت پکڑا گیا ہے یہ بلوچستان میں کراچی سے بائکیں چوری کر کے لے جا کے فروخت کرتا ہے، یا یہ اندرون سندھ سے آنے والے کچے کے ڈکیت تھے جو واردات کر کے یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. کراچی میں اسی طرح سے جو مختلف گینگ سرگرم ہیں ان کی اتنی دہشت ہوتی ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کیونکہ کراچی میں کرائم کر کے فرار ہونا بہت آسان ہو گیا ہے. اگر کراچی میں ایسا کنٹرول کیا جائے کہ یہاں سے ملزمان کو فرار ہونے میں مشکلات ہوں تو جرائم قابو ہو سکتے ہیں. ابھی کوئی بھی شخص یہاں واردات کرتا ہے اور روپوش ہو جاتا ہے ملک کے کسی بھی دوسرے صوبے میں جا کر، تو ایسی صورتحال میں کراچی میں کرمنلز کا خاتمہ کرنا بہت مشکل ہے. اور جو ہم یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے شعیب برنی، فی الحال کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ویسے بات شعیب نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ جو بلوچستان سے آ رہے ہیں ان کا نام سامنے آتا ہے تو پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ صرف یہ بتا دے کہ یہ افغانی تھا جس نے یہ واردات کی ہے، یہ بلوچستان سے لوگ آئے تھے، کے پی سے لوگ آئے تھے، کسی اور علاقے سے آئے تھے. پولیس کا کام ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا. اگر پولیس یہ بات کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کراچی کی روشنی ہم بحال دیکھنا چاہتے ہیں، کراچی میں امن و امان دیکھنا چاہتے ہیں. کچھ مزید اہم معاملات پر بھی بات کریں گے، دیکھنے کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اور ناظرین، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دورہ سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے، جس میں خطے میں امن اور استحکام اور سعودی عرب سے دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور خطے میں امن و استحکام اور دفاعی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد غزالہ نورین نے ہمیں جوائن کیا ہے. غزالہ، آرمی چیف کے اس دورے سے متعلق بتائیے گا کتنا اہم یہ دورہ ہے، اور جو ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کی سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سعودی عرب کے سرکاری دورے پر ہیں. ان کی گزشتہ روز سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے، نہایت اہم ملاقات ہوئی. آئی ایس پی آر کی جانب سے گزشتہ رات اس حوالے سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ شاہی محل میں ہونے والی اس ملاقات میں سعودی ولی عہد نے آرمی چیف کا پرتپاک استقبال کیا. آرمی چیف نے پاکستان کی مسلسل حمایت اور جو خطے کا امن ہے اس میں کردار ادا کرنے پر سعودی ولی عہد کی کاوشوں کو نہ صرف سراہا بلکہ ان کا شکریہ بھی ادا کیا. اور اس کے ساتھ ہی آئی ایس پی آر کی جانب سے ہی جاری بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس ملاقات میں باہمی جو دلچسپی کے مشترکہ امور ہیں ان پر گفتگو کی گئی، جبکہ علاقائی امن و استحکام کے حوالے سے بھی امور پر بات چیت کی گئی. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اس دورے کو صرف اسی تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ گزشتہ ہفتے بھی وزیر اعظم شہباز شریف جب ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے سعودی عرب گئے تھے تو ان کی بھی سعودی ولی عہد سے ملاقات ہوئی تھی. اور سنو کے ناظرین کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل اکتوبر میں جب ایک اہم سعودی ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا تو پاکستان اور سعودی عرب کے مابین 27 اہم مفاہماتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے تھے. $2.2 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی تھی اور پھر وزیر اعظم کے دورے کے دوران اس سرمایہ کاری کو بڑھا کر $2.8 ارب کر کے جو مفاہمتی یادداشتیں ہیں ان کی تعداد 34 کر دی گئی تھی. تو اسی تناظر میں آرمی چیف کے دورے کو بھی دیکھنا چاہیے. اور آرمی چیف نے ہمیشہ جو ایک ملٹری ڈپلومیسی ہے ملک کی اس کو مزید آگے بڑھانے میں، مزید مضبوط کرنے میں مختلف ممالک بالخصوص سعودی عرب کے ساتھ ایک نہایت اہم کردار ادا کیا ہے. ماضی میں جائیں جیسے ہی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے نومبر 2022 میں اپنے عہدے کا چارج سنبھالا تھا، اس کے بعد جو ان کا پہلا دورہ تھا وہ بھی سعودی عرب کا ہی تھا. وہ دورہ بھی نہایت اہمیت کا حامل ہوگا. اور میں آپ کو یہاں پر یہ ضرور یاد دلاتی چلوں کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی حالات تھے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھے. پاکستان ایک معاشی طور پر دباؤ کا شکار تھا اور یہ ہماری ملٹری ڈپلومیسی ہی تھی، بلکہ میں کہوں گی کہ یہ ہمارے ملٹری لیڈرشپ کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی تھی جس کے بعد نہ صرف یہ کہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کی حامی بھری گئی تھی بلکہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین کے ساتھ بھی ہماری جو معاشی سرمایہ کاری کی راہ ہے وہ ہموار ہوئی تھی. اب SIFC کے تحت دوبارہ یہی سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی عسکری اور قومی قیادت یکجان ہے. ملک کی معاشی صورتحال کو
बढ़ाने में, मुल्क को जो सफारतकारी है, मिलिट्री डिप्लोमेसी है, उसको मजीद आगे बढ़ाने में, पाकिस्तान का दुनिया भर में एक जो अहम किरदार है उसको सामने लाने में, न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की जो हमारी अस्करी क़यादत है बल्कि जो हमारी कौमी क़यादत है वो भी यकसू है। और इसी तनाजुर में ही आपको यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि आगे अभी 11 नवंबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। तो आर्मी चीफ का दौरा, फिर वज़ीर आज़म का दौरा यकीनी तौर पर निहायत अहमियत का हामिल है इस मौजूदा हालात में। ये दौरे यकीनी तौर पर अहमियत का हामिल है। बहुत शुक्रिया आपका ग़ज़ाल नौरीन बता रही थी। और देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से आर्मी चीफ की बड़ी एफर्ट्स हैं, ख़ास तौर पर इस मुल्क में अमन अमान कायम करने के लिए पाक फ़ौज की बड़ी खिदमत है। इसके साथ साथ जो मुआशी मैदान में जो पाकिस्तान को मुश्किलात हैं उसमें भी आर्मी चीफ जो है बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मिल रहे हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से जो उनकी मुलाकात हुई है, फिर 10 अक्टूबर को जो सऊदी अरब का एक ठीक ठाक बड़ा वफ्द यहाँ पर आया था और जो वहाँ उनके वज़ीर सरमायाकारी हैं उनसे भी आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी। SAFC और दीगर मामलात में भी आर्मी चीफ की बड़ी खिदमत है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होगा। फ़िलहाल के लिए प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ दीगर मौज़ूआत के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।